हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। आज हम पढ़ने वाले हैं जूल्स फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूल्स फ्री एक्सपेंशन किसे कहते हैं? आप एक गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, और आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करते, ना ही आप हीट अंदर आने देते हैं और ना ही हीट बाहर जाने देते हैं सिस्टम से। ठीक है, तब इस टाइप के एक्सपेंशन को हम कहते हैं जूल्स फ्री एक्सपेंशन। तो जूल्स फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी ये गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आप उस पर कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल, ना ही हीट को अंदर आने दे रहे हैं सिस्टम के, ना ही सिस्टम से हीट को बाहर जाने दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है उसे हम कहते हैं जूल्स फ्री एक्सपेंशन। अभी जो एक्सपेरिमेंट था ये कंडक्ट किया था जूल्स ने, इसलिए इसका नाम क्या है? जूल्स फ्री एक्सपेंशन। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या सेटअप लिया था। The apparatus designed by him consists of two spherical bulbs A and B। उन्होंने जो सेटअप लिया था, उन्होंने दो स्फेरिकल बल्ब्स लिए थे। एक का नाम था ए, एक को नाम दिया था बी। ठीक है, अभी जो दोनों बल्ब से इनको कनेक्ट किया था एक ट्यूब से, जिसका नाम क्या दे रहे हैं? टी। अब ये यहाँ पे एक ना स्टॉप कॉक लगा रखा था। ठीक है, इससे क्या है, अब गैस उन्होंने बल्ब ए में क्या फिल किया था? गैस फिल की थी एट हायर प्रेशर, और ये जो बी वाला है इसको खाली रखा था, इवैक्यूएटेड रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कॉक लगाया है, तो ये जो गैस इसमें फिल्ड है वो अभी उसमें वैक्यूम में नहीं जा सकती। ठीक है, फिर इस पूरे सेटअप को उन्होंने रखा था वाटर बाथ में, और जो वाटर बाथ का वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए उन्होंने थर्मामीटर का यूज़ किया था। तो आई होप आपको एपरेटस क्या क्या उन्होंने लिया था और किस तरीके से अपना सेटअप किया था वो समझ में। जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे पास बल्ब ए है उसमें गैस फिल्ड है। अब बल्ब ए में गैस फिल्ड है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जब मॉलिक्यूल्स ए से बी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले उन्हें अपना इंटरेक्शन तोड़ना पड़ता, तभी वो मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे और अपने बीच के इंटरेक्शंस को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा। ठीक है, इनका इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, इनके टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर इनके बीच टेम्परेचर कम हो रहा है तो जब ए से बी में गैस जा रही है तो इन्हें क्या करना चाहिए? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। बट हमने क्या देखा? बट हमने देखा नो कूलिंग वॉज प्रोड्यूस, कोई भी कूलिंग प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये तो जूल को सरप्राइज कर दिया इस चीज ने कि कूलिंग क्यों नहीं प्रोड्यूस हुई। अगर जो गैस है वो एक्सपैंड हुई है, उसने वर्क डन किया है मॉलिक्यूल्स ने एक्सपेंशन के टाइम पर, और इंटरनल एनर्जी अपनी स्पेंड की है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट तो होना चाहिए। बट कूलिंग इफेक्ट तो नहीं ऑब्जर्व हुआ। ठीक, ए पे हमने जो गैस ली थी वो एक आइडल गैस है। आइडल गैस क्या होती है? आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर स्टॉप को हटाया जाएगा तो वो ईजिली यहाँ मूव कर पाएंगे। उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो टेम्परेचर में कोई भी कूलनेस हमें देखने को नहीं मिली। तो अगर जूल ये कहते हैं कि जो उन्होंने गैस लिया है वो एक आइडल गैस है, तो यहाँ पे हम समझ सकते थे कि इसलिए कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जूल्स ने क्या कहा कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उन्होंने कहा ये जो कूलिंग अब्सेंस थी ना, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ये एक रीज़न दिया। बल्कि उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, उन्होंने आइडल गैस ले रखा है। ओके, तो क्या ऑब्जर्वेशन निकली? ऑब्जर्वेशन ये निकली कि कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब जो हीट है वो ज़ीरो है, कोई हीट नहीं दी गई, इसलिए टेम्परेचर नहीं आया। कोई वर्क डन नहीं हुआ तो ज़ीरो हो गया वर्क, है ना। अगर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर Q ज़ीरो है, W ज़ीरो है, तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं
कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की, आइडल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए इंटरनल एनर्जी यहाँ ज़ीरो हो गई क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था। तो जूल्स फ्री एक्सपेंशन में हमने पढ़ा कि अगर किसी भी गैस को हम एक्सपेंड करने दे रहे हैं बिना उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क करे और ना ही हीट का एक्सचेंज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूल्स फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। उन्होंने दो बल्ब लिए गैस, एक का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया। ए में गैस फिल किया और बी को इवैक्यूएटेड रखा। जब उन्होंने ए से बी में गैस को ट्रांसफर होने के लिए स्टॉप कॉक हटाया, तो उन्हें ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन कोई भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हमें वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी का आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इनके फॉर्मूले डिराइव करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंसेप्ट में क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमें इन दो टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि चेंजिंग टी जो होता है वो जीरो होता है, जिसमें टेम्परेचर जीरो होता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें जो सिस्टम होता है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है हर एक स्टेज पर, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम देखते हैं इनकी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस फिल्ड है और इस पे एक पिस्टन लगाया गया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उस हीट को सिस्टम दो फॉर्म में यूज़ करता है। या तो उसको स्टोर करके रख लेता है, इससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर गैस के एक्सपेंशन के लिए उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर ज़ीरो होता है। तो अगर हीट स्टोर होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, पर हमें टेम्परेचर को ज़ीरो रखना है। इसका मतलब जो हीट हम दे रहे हैं वो गैस के एक्सपेंशन में यूज़ हो रही है, ना कि उसके स्टोरेज में। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी और अपना एफ फोर्स जो है वो पिस्टन पर लगाएगी। इससे ये जो पिस्टन है वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मूव कर जाएगा और ये जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको हम डी एक्स डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे वर्क निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो एफ डी एक्स हो जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी ए वैल्यू पुट कर देंगे फोर्स की और डी एक्स। अब यहाँ पे आया हमारे पास ए एंड डी एक्स। ए डी एक्स जो होता है वो वी होता है, यानी एरिया, और जो हमारे पास डिस्टेंस मूव किया वो लेंथ जो होता है, एरिया इंटू लेंथ हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमने dv रखा। ये कैलकुलेशन हमने पहले भी कर रखी है। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है हमारे पास क्या आ गया, पी dv। पी क्या है, प्रेशर, dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे अब लिमिट लगाएं तो डी डब्ल्यू की लिमिट क्या होगी, जो वर्क डन है वो जीरो से इनिशिएट होगा और डब्ल्यू तक जाएगा, और इसकी लिमिट V1 से V2 जाएगी, क्योंकि गैस जो है एक्सपेंड कर रही है, पहले उसका वॉल्यूम V1 था, अब एक्सपेंड करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो V2 हो चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास W माइनस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अब हम एक इक्वेशन लगाएंगे P को रिप्लेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। PV क्या होता है, NRT होता है, ये आइडल गैस इक्वेशन है। यहाँ से P की वैल्यू NRT बाई V आ जाएगी, इसको यहाँ पुट करेंगे। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है लाइक NRT वो बाहर चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1/V और dV बचेगा। इसको V1 से V2 लिमिट लगाएंगे, x होता है उसको हम ln x लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/V है, इसको क्या लिखेंगे, ln V लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, ln पहली टर्म V2
अपर लिमिट पुट किया हमने और फिर लोअर लिमिट पुट की, तो ln_v2 माइनस ln_v1 हो गया। अब log a माइनस log b जो होता है वो log a बाई v के इक्वल होता है। वो बाई द सिस्टम हो रहा है तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे, तो वर्गगणन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस nRT ln_v2 अपॉन v1। अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। तो यहाँ पे P1 P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V2 बाई V1 किसके इक्वल है, P1 बाई P2 के इक्वल है। तो यहाँ पे log V2 V1 की जगह हम log P1 P2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा -2.303 nRT log P1 बाई P2। अब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो होता है, और जैसा कि अभी हमने जूल्स फ्री एक्सपेंशन में पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हीट। इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, चेंज इन यू जो होता है, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट प्लस वर्क का सम होती है। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्यू जो होगा माइनस ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्यू का फॉर्मूला सेम ऊपर वर्क की तरह होगा, बस यहाँ पे माइनस माइनस होके ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो वर्क और हीट के फॉर्मूले में यही डिफरेंस है कि वर्क का फॉर्मूला जो है वो नेगेटिव में आ रहा है और जो हीट का फॉर्मूला है वो पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि जो हीट यहाँ पे जो हीट है वो माइनस ऑफ डब्ल्यू है। तो ये दो फॉर्मूला है हीट का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी। जैसा कि हमने पढ़ा है जो एंथैल्पी होती है वो क्या होता है, U प्लस PV का सम होता है। यहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन का यूज करके PV की जगह पे हम nRT पुट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर जीरो होने की वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।